नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर करने का जज्बा हो या मन में ठान लिया हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, मंजिल मिल ही जाती है। आज हमारे मेहमान कार्यक्रम में आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत के साथ हम करवाने जा रहे हैं। वैसे तो वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रही हैं। आपसे मिलवाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमानी खन्ना जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप आईजी महिला सुरक्षा हैं। हिमानी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। एक महिला होने के नाते यहाँ तक का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं होगा। संघर्षों के साथ, मेहनतों के साथ आपने ये मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी इस यात्रा के बारे में। एक्चुअली जहाँ तक जॉब में आने के संघर्ष की बात है तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही काफ़ी सकारात्मक सोच के और विकासवादी सोच के थे। तो हमारे घर में लड़कियों को बराबरी से पढ़ाई लिखाई का अधिकार, अपने कार्य क्षेत्र को चुनने का अधिकार दिया गया था। इसलिए उस वहाँ तक का संघर्ष तो ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि पापा खुद चाहते थे कि हम सभी बहनें कुछ अलग हटके करें जी। और उसी तरह में मैं सबसे बड़ी होने के नाते ये था कि हाँ कुछ करना है जी। तो वो यात्रा तो नहीं कह सकते कि बहुत कठिन रही, और कठिन सर्विस में आने के बाद भी नहीं रहा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, सहयोगियों का बहुत अधिक सहयोग मिलता रहा। हाँ, बात ये है कि जब आप नौकरी में शुरुआत में आए तो उस समय ये विभाग ऐसा माना जाता था कि यहाँ ये पुरुषों का विभाग है, यहाँ महिलाओं का काम नहीं है। तो उस पे आने में टाइम लगा। जब आप थाने जाते थे तो ये मान लिया जाता था कि अरे ये इनको रिपोर्ट, मतलब कई बार कितने साल के थे मैम तब आप? मैं आई हूँ 23 में। अच्छा, 23 साल में है आप? 24 साल में आ गई थी। जी, तो जी। बहुत छोटी एज में आ गई थी। तो एक और 44 किलो की वजन मेरा हुआ करता था। बहुत दुबली पतली एकदम। तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वो थोड़ा सा एक रहा। और उस समय चूंकि सोच ऐसी थी कि महिला पुलिस अधिकारी, तो जो सबऑर्डिनेट स्टाफ था, खासतौर से जो टीआईज हुआ करते थे, उनको ये स्वीकार करने में बहुत टाइम लगा। वो मुझे सलूट करना पसंद नहीं करते थे। जी, वो सब एज में बड़े एज में भी बड़े होते थे। और उनको लगता था कि हम जरा सी लड़की को सलूट करेंगे, ये हमको सुपरवाइज करेगी। तो वो थोड़ा सा अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। लेकिन कुल मिला के ये यात्रा बहुत अच्छी रही। मैं अपने आप को इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि अगर मैं कहीं गई और लोगों ने कहा कि मुझे हिमानी खन्ना बनना है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य बात है। मैं कांकेर में एसडीओपी थी। तो एक मुझे वाक्य याद आ रहा है। कांकेर में एसडीओपी थी, लगातार 15 अगस्त की परेड चल रही थी और मैं उसको रिहर्सल कराने लगभग रोज जाती थी। मेरा ध्यान नहीं था कि पीछे एक स्कूल था और जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते जी। अचानक में एक दिन मुझे इस स्कूल में कार्यक्रम में बुलाया गया। तो टीचर ने आके मुझसे कहा कि मालूम है मैडम, आप सबसे ऊपर की डिमांड पे थी कि आपको बुलाया जाए। मैंने कहा क्यों जी? तो बोले कि पहले हम बच्चों से पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो। तो उनका वो होता था कि बच्चियों का कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर या टीचर बनना है। बोले जब से आपको देखा है तब से बच्चों का कहना होता है कि हमें हिमानी खन्ना बनना। क्या बात है जी। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का है कि जहाँ जहाँ मैं रही वहाँ लोगों ने ये सोचना शुरू करा था कि हाँ, हम हिमानी खन्ना बनना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे प्रयास करते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी या प्रशासनिक सेवा में आने के लिए, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका बहुत छोटी उम्र में आना हुआ इसमें, तो किस तरह से आपने तैयारी की थी? एक्चुअली जो मैंने बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट था। तो पापा का कहना था कि आपको जो बनना है उसी हिसाब से तैयारी करो जी। तो हम लोगों की तैयारी लगभग स्कूल से ही एक माहौल बनना शुरू हो गया था इस सेवा में, तो वो हो गया था, शुरू हो गया था। और
तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सब जगह होता चला गया। और चूंकि एक एम लेके चले थे कि यही करना ही है जी। तो और आज की तारीख में भी ये कि कंपटीशन टफ हुआ है, निश्चित रूप से बहुत टफ हुआ है जी। लेकिन अगर हमारे मन में है कि हमें कुछ चीज पाना है तो जिद करो और जो लड़ो और जीतो करो। तो वही बात है कि अगर हम जिद कर लें, जिद उस पर आ जाए तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मैम पहले जब आप तैयारी करती थी 2006 मैंने तैयारी की 88 में मैंने PhD दी और मैं 90 में सिलेक्ट हो गई 90 में सिलेक्ट हुई थी। तो मैम उस दौर में सुविधाएं बहुत कम थी और आजकल बच्चों को इंटरनेट है और फैसिलिटी है, कोचिंग क्लासेस है। उस समय तैयारी करना एक्चुअली उस समय तो पूरी तैयारी घर में बैठ के ही होती थी क्योंकि कोचिंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नेट पे जानकारी है तो नेट तो था ही नहीं बहुत दूर। तो हम लोग रेफरेंस बुक से ही ज़्यादा तैयारी करते थे, उनको ही पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। और जो पेपर आता था इंडिया टुडे इस तरह की जो है उन किताबों को ही पढ़ के अपना टाइम मतलब अपना जानकारी इकट्ठा करते थे, प्रयास करते थे। आज की तारीख में तो बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, नेट पे बहुत ज्ञान मिल रहा है और कोचिंग्स बहुत अच्छी आ गई हैं, पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं। जी हाँ। उस समय ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये है कि हाँ अगर पढ़ना चाहें तो सब जगह राह निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ चाह वहाँ राह। आपको हिमानी जी इसके अलावा मतलब जब आप अभी इस सेवा में हैं और क्या क्या आपको शौक है और किस तरह की हॉबीज आप पसंद करते हैं? मेरा सबसे बड़ा शौक तो मेरा है, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बहुत कोड जो बोलते चलते हैं हार्ड कोड रीडर हूँ बुक्स की। क्या बात है। और शायद कोई मैंने मतलब विश्व के जितने भी बड़े राइटर्स होंगे, साहित्य होगा, मैंने लगभग पढ़ा हुआ है जी। और मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। किस तरह का साहित्य में मैं सारी तरह का पढ़ना पसंद करती हूँ, यात्रा विवरण हो, नॉवेल्स हो, लिटरेचर हो, पोएट्री हो, मैं हर चीज़ को पढ़ना पसंद करती हूँ। और मेरे को मेरा कंसर्न जो रहता है अपने लिए वो रहता है कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, पसंद हैं। मेरी PhD भी ग्वालियर के उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर है और MP के भी लगभग जो छोटे से छोटा हिस्टोरिकल प्लेस भी होगा वहाँ पर मेरे पैर पड़े हुए हैं। क्या बात है, और मेरे फोटोग्राफ से मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, तो जिसमें मैं नेचर की फोटोग्राफी के साथ में मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस की फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है। मेरी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड जी। इसमें जो स्पेशल रेफरेंस है मेरा ग्वालियर चंबल रीजन। अच्छा, ग्वालियर चंबल रीजन। आप ग्वालियर से है और वहाँ चंबल भिंड की जब बात आती है, उस अंचल की आती है, तो वहाँ महिला सुरक्षा को तो लेकर बहुत ज़्यादा सख्त रहती है पुलिस भी और उनकी सुरक्षा को लेकर सजग रहती है जी। हर रीजन का अपना अपना एक कल्चर रहता है और उस कल्चर के हिसाब से वहाँ की समस्याओं को, महिला समस्या हो या कोई अन्य समस्याएं वो डिफाइन है। चंबल रीजन, चंबल ग्वालियर रीजन का महिलाओं का जो की समस्याएं वो अलग है। आप बुंदेलखंड उठा लें तो अलग है, मालवा अलग है, महाकौशल अलग है। अभी हम लोगों ने इसमें स्टडी भी की है और अलग अलग तरह की, तो निश्चित रूप से उस तरफ भी महिला चंबल में, ग्वालियर चंबल रेंज में भी समस्या हैं जी। और लेकिन महिलाएं वहाँ पर भी काफ़ी आगे आ रही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स बन रही हैं, महिला और बाकी नौकरी में भी आ रही हैं, तो धीरे धीरे स्थितियों में काफ़ी सुधार आ रहा है जी जी। हाँ मैम, क्योंकि आप महिला सुरक्षा देखती हैं तो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन आपको? हम ये बोल सकते हैं कि महिलाएं जितनी जागरूक होंगी और जितना बाहर निकलेंगी, हाँ उतना ही महिला सुरक्षा जो है वो ओपन होगी। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मार्केट में होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिला वर्किंग प्लेस पे होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिला रिक्रिएशन स्थल पे होंगी, तो अपने आप ही एक जो माहौल है वो सुरक्षित होने लगेगा जी। और अगर हम उनको घर पे बैठा लेंगे या सिर्फ इस डर से कि कहीं बाहर निकले तो हनन करेंगे तो वो कोई
इलाज नहीं है किसी समस्या जी मैम, आपको क्या लगता है जैसे पहले परिवेश में और अभी आधुनिक जो युग है, इंटरनेट का है, साइबर का है, तो इस समय आप लोग की जिम्मेदारी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है या इन सुविधाओं के कारण थोड़ी सी नहीं, कम हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ है ना, दो पहलू लेके आती है जी। एक पहलू होता है कि वो कुछ सुविधाएं देती है, लेकिन सुविधा के साथ साथ अपने साथ में समस्याएं भी लेके आती है। अभी इस समय साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी बड़ा एक क्राइम का सेगमेंट हो गया है, और वो केवल इकोनॉमिक ऑफेंसेस का क्राइम भी नहीं है, उसमें हम देख रहे हैं कि महिला और बच्चों के साथ में भी जो क्राइम हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती जो है वो केवल हमारे देश की नहीं है, ये चुनौती जो है वो पूरे वर्ल्ड की है। अभी मैं लास्ट जुलाई में ही मैंने सियोल में गई थी, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में इसी बात को लेके एक यूएन वुमेन की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हुई थी, कि जिसमें कि चिंता व्यक्त की गई थी कि वुमेन और चाइल्ड जो साइबर क्राइम का एक बड़ा पार्ट हो रहे हैं, उनको उनसे निपटने की चुनौती को कैसे उसको फेस करना है, क्या करना है, तो ये वर्ल्ड चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रही है। जी बिल्कुल। मामा, और क्या आपको लगता है कि किस तरह से इसमें और महिलाओं को और किस तरह से जागरूक होना पड़ेगा, या क्या नवाचार इसमें कर सकते हैं कि हम इन अपराधों को थोड़ा कम कर सकें? एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो है कि हमको इसके जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हम बहुत बार अनजाने में ही अपनी ही चीज़ों को ओपन कर देते हैं। बिल्कुल। और हमको नहीं मालूम है कि उनका उपयोग किस लेवल तक जा सकता है। तो जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं हमको उनको देखते हुए कई बार हम लोग लगातार स्कूल्स में, कॉलेजेस में या बाकी जगह जा के इन चीज़ों को बता रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे सेफ रखें। तो वो सेफ्टी मेजर्स तो आपको अपनाने ही पड़ेंगे कि अपना पासवर्ड बार-बार बदलें, अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर ना करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इन करके अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जो है महिलाओं में इन चीज़ों के प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ चुकी है, और अपने आप को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर खुद भी बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं। एक्चुअली अपनी सुरक्षा आपके हाथ में ही है। जी। क्योंकि पुलिस अगर कुछ करती है तो वो आपकी सुरक्षा ब्रेक होने के बाद अगर कुछ कर रही है तो उसका बहुत ज्यादा पहला तो आप ही को उसको फेस करके उससे बचना है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ तो होती है, फिर पुलिस का साथ तो आपके साथ है। जी बिल्कुल। आपने पीएचडी की बात बताई मैम, तो ये आपने सेवा में आने के बाद फिर पीएचडी? हाँ, मैंने ये सेवा में आने के बाद पीएचडी की है जी। और मेरा काफी काम चल रहा है अभी भी, जिसमें मैं यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थान धरोहर हैं जी, तो जिसमें कि वो काफ़ी अभी जिनको लाइमलाइट में आना है जी, और उन पे काम कर रही हूँ। शायद बहुत जल्दी मेरी इसमें कुछ एक और बुक हम आपकी पढ़ने मिलेगी हमको इस विषय को लेकर। मैम, हमने सुना है कि आप लेखन भी बहुत अच्छा करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई रचना या कुछ लेख हमें सुनाएं। हाँ, मैं कुछ कभी मूड होता है तो मैं अपनी कुछ कविताएं वगैरह प्लीज, स्वागत है। चलिए मैं। हे स्त्री, कौन हो तुम? क्यों तुम आसमान ना बन पाई? बंधनों से मुक्त खुली सांस ना ले पाए? क्यों पृथ्वी बन पीड़ा को सहती रही? क्यों तुम बुद्ध ना बन पाई? क्यों तुमने ममत्व की बेड़ियों को नहीं खोला और आज़ाद किया अपनी भावनाओं को अपने आप से? क्यों तुम राम ना बन पाई? अहिल्या बन बिना किए अपराध को ढोती, पत्थर बन राम का इंतजार करती रही। कभी सीता बन पति की अनुगामी बन जंगल भटकती रही, और फिर बिना अग्नि परीक्षा और बिना अपराध की अग्नि परीक्षा देती रही। क्यों तुम कृष्ण ना बन पाई? द्रौपदी बन 5 पतियों की भार्या बनी और जुए के मैदान में अपना चीरहरण करवाती कृष्ण को पुकारती रही। क्यों तुम शिव ना बन पाई? स्वतंत्र अस्तित्व में तुम ना रची गई। देवी बनी और तुम निमित्त पूरा करने का साधन बनी। क्यों तुम विश्वामित्र सी तपस्वी ना बन पाई? मेनका बन तप भंग करने का साधन बनी। हे स्त्री, क्यों तुम जन्मदात्री बनी, पालक नहीं बन पाई कि तुम्हारी रचना ही तुम्हारे नाम से जानी गई? क्यों तुम ना बन पाई, सारी मर्यादाओं और बंधनों से परे?
हे स्त्री कौन हो तुम इन छद्म आभरणों के तले, हे स्त्री कौन हो तुम। क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत ही सुंदर रचना और नारी सशक्तिकरण को से प्रेरित आपकी पूरी रचना। और एक एक शब्द ये बयां कर रहा था कि नारी अपने लिए खड़ी क्यों नहीं होती है। हाँ, और बहुत ज़्यादा अच्छे शब्दों का चयन आपने किया है। तो इस तरह से लेखन में भी आपको रुचि है। हाँ, मुझे आते हैं ये, एक्चुअली ये मेरे को विरासत में मिला है। मेरे फादर, मेरी मदर खुद बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं और फादर तो बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं। उनकी काफ़ी संख्या में किताबें भी प्रकाशित हुई। वो इंग्लिश के राइटर रहे हैं और वो हम सभी में थोड़ा थोड़ा इनहेरेंट मिला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस तरह से आ भी जाता है और बहुत ही वर्णन भी आपने बहुत अच्छा किया उसमें। इसके अलावा लेखन और कविताओं के अलावा भी लेखन कार्य आपका चलता है। हाँ जी जी, मैंने आपको बताया कि मेरा कुछ हिस्टोरिकल, आजकल मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं अपनी सांस्कृतिक विरासतें जितनी हैं उनके ऊपर लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे अभी मैं सांची के ऊपर कर रही हूँ, बुंदेलखंड पेंटिंग मेरा एक अभी सब्जेक्ट है, कुछ बौद्ध धर्म के ऊपर भी का कुछ है। तो इस तरह से भी मेरा कुछ कुछ लेखन बिखरा हुआ है जिनको मुझे समेटना है। जी मैम, अगर आपकी पोस्टिंग की हम बात करें तो हमेशा यादगार रहती है हमारी पहली पोस्टिंग और पहली बार जाना और उस तरह से ज्वाइन करना, उसके बारे में, उस पल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमारी जो मेरी फील्ड की पहली पोस्टिंग हुई थी, तो मेरी उज्जैन की, मैं प्रोबेशनर हूँ, उज्जैन में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय लड़कियां आती नहीं थी, तो अपने आप को साबित भी करना था। फिर हम लोगों का एक 3 महीने का पीरियड होता है थाना प्रभारी का। तो जब मैं घटिया थाना है उज्जैन में, वहाँ थाना प्रभारी बन के गई। तो ये होता था कि जब मैं गांव में जाती थी तो यूनिफॉर्म पहन के, तो पूरा का पूरा गांव जो था वो मेरे पीछे चलता था। अच्छा। तो मुझे मतलब उस समय तो मुझे बहुत कोफ्त भी होती थी और शर्म भी आती थी। लेकिन आज सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है कि किस तरह से एक माहौल होता था कि आप जा रहे हो, पूरे पीछे पीछे पूरा गांव चल रहा है जी, सिर्फ देखने के लिए कि छोटी उम्र की और इस तरह से ऑफिसर हमारे साथ में। फिर राजगढ़ पोस्टिंग हुई, तो राजगढ़ में भी वही स्थिति हुई कि गांव में जाओ ड्यूटी करने, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो पूरा का पूरा गांव आपको पता लगता था कि कोई यूनिफॉर्म में एक लड़की आई है, तो वो देखने के लिए चले। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है हम आपको जब लगा हो कि मतलब छोटी उम्र का और इस तरह से कि जी? कई बार होता था वो, तो कि कई बार कि अगर यूनिफॉर्म में नहीं हूँ तो मुझे कभी भी ये माना नहीं जाता था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तो कई बार हो जाता था वो, तो कि यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठो, ये बच्चों के लिए नहीं है। तो इस तरह के इंसिडेंट तो कई बार हुए। बिल्कुल सही। मैम, कोई ऐसा यादगार मोमेंट आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा कि नहीं, जिसने आपको भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा? हाँ, एक कई बार होता है कि आप बहुत आपको ख़राब भी लगता है, आप बहुत परेशान भी हो जाते हो। ऐसा तो इस नौकरी में बहुत, क्योंकि आप लोगों की हर उस पहलू से जुड़ते हो जो बहुत दुख वाला होता है। तो कई रात सोना नहीं हो पाता था अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती। और जो चीखें दिमाग में घूमती थी वो बहुत परेशान करती है। तो बहुत मुश्किलों से इन चीज़ों को अपने खूब संभाल पाई। एक्सीडेंट जब होता है और उस समय जब वो जो स्थितियाँ होती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं। जी। एक अभी का बहुत पुराना इंसिडेंट नहीं है। मैं अभी राजगढ़ में पोस्टेड थी, एज एसपी पोस्टेड थी। तो हम लोगों ने एक कोचिंग चलाई थी जिसमें हम लोग ने बच्चों को उसमें कोचिंग दी थी, और उसमें फिजिकल से लेके उनका रिटर्न की तैयारी वगैरह सब कराते थे। जी। तो एक लड़की का रिटर्न में, आरक्षक के रिटर्न में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो मैं गई सुबह मॉर्निंग, जब उनकी हम लोग एक्सरसाइज कराते थे, उनको पूरा जो फिजिकल कराते थे, तो वो लड़की मुझे दिखी नहीं। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया। मैंने कहा इतना अच्छा नंबर लेके आई, अब इसको केवल पास होना है इसमें। तो मैं उसको खूब मैंने खूब नाराज़ हो गई मैं
जब वो आई तो भी मैं नाराज हो गई। मैं कहा तुमको मालूम है तुम कितना बड़ा वो कर रही हो, बेवकूफ़ी कर रही हो। तो वो रुआसी हो गई और बोले कि मुझे कटाई करने के लिए जाना था, मैं अगर कटाई नहीं करूँगी तो फिर मेरे यहाँ खाने के लिए नहीं होगा। तो मुझे वो इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि इसके घर की परिस्थिति क्या, मैं इसको फालतू में डांटती। जी, तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं कि बिल्कुल आपको हाँ सही कहा। महिला होने के नाते आगे आके अपने मुकाम स्थापित करना, अपने आप को प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। प्रशासनिक सेवा में आने का जो सपना महिलाओं का रहता है, आपको क्या लगता है कितना आसान और कितना कठिन है ये डगर महिलाओं के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कठिन तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो काम तो आपको करना ही होगा, करना पड़ेगा जी। और स्ट्रगल हर जगह है, कंपटीशन हर जगह। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना आसान लेते हो और कितना कठिन लेते हो जी, क्योंकि ये हमारी मानसिकता पे है कि हम उसको कितना कठिन ले। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको ये 45 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं मालूम पड़ता और वहाँ 4-5 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं मालूम पड़ता। जी। और अगर आप वही रूम में बैठे हो तो आपको 45 डिग्री टेम्परेचर भी लगता है और 5 डिग्री भी लगता है। तो ये आपकी मानसिकता पे होता है कि आपको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, तो वैसे ही काम के लिए है कि कोई काम आपको कठिन लग सकता है और कोई काम बिल्कुल कठिन नहीं लगता। ये आपकी मानसिकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई काम कठिन होता है, कोई काम सरल होता है जी। ये आपके ऊपर है कि आपके निर्भर करता है कि अगर आपने ठान लिया है तो ज़रूर आप करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से आपकी जीत भी होगी। दर्शकों, देखा आपने कि क्यों महिलाएं या क्यों लोग कहते हैं कि हमको हिमानी खन्ना बनना है। आज जीता जागता उदाहरण हमारे समक्ष आप हैं और जिस तरह से आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रही हैं, बच्चियों के लिए कर रही हैं, और बिल्कुल मैम सच में एक प्राउड होता है, गर्व होता है कि इस तरह के ऑफिसर्स हमारे बीच में हमारी सुरक्षा के लिए हैं और जिनसे आपसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ चलते चलते आप हमारी उन महिलाओं को और बच्चियों को या जो इस सेवा में आगे आना चाहते हैं, अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, एक अच्छा सा संदेश हमारे दूरदर्शन के माध्यम से दें। मेरा मानना है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या आपने अपनी मंजिल तय करी और आप उस मंजिल के योग्य हो कि नहीं है। कई बार हम ऐसा सपने सुन लेते हैं जो शायद हमारी कैपेसिटी से या क्षमताओं से परे होते हैं। आप अपनी क्षमताओं को देखिए, अपनी मंजिल तय करिए और निश्चित रूप से अगर आप उसमें मेहनत करेंगी तो सफलता हासिल होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए, इन प्यारे से संदेश के लिए। थैंक यू, नमस्कार। और दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्ते।